नमस्ते। इस खास विश्लेषण में एक बार फिर साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम उस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं जिस पर हमारी और आपकी पूरी दुनिया काम करती है। हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो अदृश्य मैट्रिक्स है जो रोजमर्रा के हर छोटे बड़े फैसले को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां इंसानों की ख्वाहिशें बिल्कुल अनलिमिटेड हैं। सबको अच्छा खाना चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास संसाधन बिल्कुल लिमिटेड हैं। तो फिर ये पूरा सिस्टम बैलेंस कैसे होता है? असल में इसी यूनिवर्सल ग्लिच को अर्थशास्त्र की भाषा में स्कार्सिटी या कमी कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर चीज अनलिमिटेड होती तो अर्थशास्त्र नाम के किसी विषय की कोई जरूरत ही नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में इस पूरे मैट्रिक्स को परत दर परत समझा जाएगा। स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से शुरू करके हम सप्लाई डिमांड, बैंकिंग सिस्टम, जीडीपी और टैक्स तक जाएंगे, और अंत में इस ग्लोबल वेल्थ सिस्टम और इसके पीछे काम करने वाले मानवीय मनोविज्ञान को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए गहराई में उतरते हैं। सेक्शन 1, स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इंसान की सबसे बड़ी दुविधा। चूंकि हमारे पास समय और संसाधन सीमित हैं, इसलिए इस स्कार्सिटी के ग्लिच से निपटने के लिए हर पल कोई ना कोई चुनाव करना ही पड़ता है। इसे रवि नाम के एक स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं। आज रात उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। विकल्प ए है नई वेब सीरीज देखना, और विकल्प बी है कल के फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करना। अब अगर रवि ने वेब सीरीज देखने का फैसला किया तो इसकी असली कीमत सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसकी असली कीमत वो एग्जाम के मार्क्स हैं जो उसने हमेशा के लिए कुर्बान कर दिए। इसी अनदेखे सैक्रिफाइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब हम हर सेकंड किसी न किसी चीज की कीमत चुका रहे हैं। यहां से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, बाजार, सप्लाई और डिमांड, जिसे अदृश्य हाथ भी कहा जाता है। अब इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। जब 2 लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब क्या होता है? यहां एंट्री होती है रवि की, जो एक वीडियो एडिटर है, और अमित की, जो एक बिजी कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है। अमित के पास पैसे हैं पर टाइम बिल्कुल नहीं है। रवि के पास टाइम और स्किल है पर पैसे नहीं है। अमित अपना YouTube एडिटिंग का काम रवि को आउटसोर्स कर देता है। अब यहां सबसे मजेदार बात यह है कि अमित खुद भी एडिटिंग में रवि से 2 गुनी स्पीड में काम कर सकता है, लेकिन अगर वो खुद एडिट करने बैठेगा तो उसका हाई पेइंग कॉर्पोरेट बिजनेस डूब जाएगा। इसी को कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। अमित अपने बड़े बिजनेस को बचाने के लिए कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले रवि को काम देता है। इंसेंटिव्स कुछ इस तरह काम करते हैं कि अपने आप एक ऐसा बाजार बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे के काम आता है। और जब ये बाजार बड़े लेवल पर काम करता है तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। इससे हमारे प्याज के मार्केट से बेहतर कौन समझ सकता है? भारी बारिश से प्याज की सप्लाई क्रैश हो गई, लेकिन डिमांड तो वही रही। नतीजा, दाम रॉकेट की तरह 100 रुपए तक पहुंच गए। अब ये 100 रुपए असल में सिर्फ एक सिग्नल था जिसने किसानों को एक इंसेंटिव दिया कि भाई इस बार प्याज उगाओ। फिर क्या हुआ? अगले साल इतना प्याज उगाया गया कि ओवर सप्लाई हो गई और दाम वापस गिरकर 10 रुपए पर आ गए। मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसी बैलेंसिंग एक्ट को इनविजिबल हैंड कहा था। ये बढ़ती घटती कीमतें और कुछ नहीं, बस इंसानी डेस्परेशन और डिजायर के सिग्नल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पैसा और बैंकिंग मैट्रिक्स, यानी बार्टर सिस्टम से हमारी आगे की यात्रा। जरा सोचिए, अगर अमित को अपना एक्स्ट्रा लैपटॉप देकर प्याज वाले से प्याज खरीदना हो तो क्या प्याज वाला उसे लेगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए। यह पुराना बार्टर सिस्टम बहुत बड़ा सिरदर्द था। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। इसका सफर पत्थरों और कौड़ियों से शुरू हुआ, फिर सोने चांदी के सिक्के आए, फिर कागज के नोट, और आज मोबाइल स्क्रीन पर चमकने वाले डिजिटल नंबर्स। सच्चाई तो यह है कि पैसे की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। यह पूरी तरह से हमारे और आपके भरोसे यानी ट्रस्ट पर टिका है। अगर कल को सरकार कह दे कि यह नोट लीगल टेंडर नहीं है तो वो महज कागज का एक टुकड़ा है। सीधी सी बात है, मनी इज प्योर बिलीफ। अब इस पैसे के मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए बैंक बनाए गए, लेकिन बैंकों का यह सिस्टम कैसे काम करता है यह जानकर सच में हैरानी होती है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का कंसेप्ट किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। हमें लगता है कि बैंक कोई लॉकर रूम है जहां हमारा पैसा चुपचाप सेफ रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई बैंक से 1 लाख का लोन लेता है तो मैनेजर तिजोरी से कैश निकाल कर नहीं देता। वो बस अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर नंबर टाइप करता है और हवा से नया पैसा पैदा हो जाता है। असल में बैंकों के पास उतना कैश कभी मौजूद ही नहीं होता जितना वो लोन के रूप में बांट चुके होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा कैच है। ये तभी तक परफेक्ट काम करता है जब तक लोग पैनिक ना करें।
अगर किसी डर से हजारों लोग एक ही दिन अपना पैसा वापस मांगने बैंक पहुंच जाएं, तो बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। इसी सिस्टमिक पतन को अर्थशास्त्र में बैंक रन कहा जाता है। बस इसी खौफनाक स्थिति से बचने के लिए और इस पूरे मैट्रिक्स को टूटने से बचाने के लिए सरकारें हमारे डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती हैं, ताकि जनता का भरोसा बना रहे और ये पहिया बिना रुके घूमता रहे। चलिए अब पूरे देश के लेवल पर जूम आउट करते हैं। सेक्शन 4 जीडीपी, महंगाई और टैक्स, एक मैक्रो इल्यूजन। यहां हम उन स्कोरबोर्ड्स को देखेंगे जिनसे सरकारें अपनी सफलता नापती हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्कोरबोर्ड है जीडीपी, लेकिन सच कहूं तो इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। देखिए, अगर अमित किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपए का अनहेल्दी जंक फूड खाता है तो देश की जीडीपी बढ़ जाती है। कोई फैक्ट्री नदी में केमिकल बहाती है और प्रॉफिट कमाती है तो भी जीडीपी बढ़ती है। लेकिन वही दूसरी तरफ मीना नाम की एक होम मेकर जो सुबह 6 से रात 11 बजे तक घर में शेफ, ट्यूटर और नर्स का काम करती है, हमारी अर्थव्यवस्था उसके इस अनपेड काम की वैल्यू को जीरो मानती है। यह सिस्टम जंक फूड और पोल्यूशन को तो वैल्यू दे रहा है, लेकिन उस विशाल घरेलू मेहनत को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि यहां जो बात है वो सबसे दिलचस्प है। इस पूरे सिस्टम में एक साइलेंट चोर भी घूम रहा है, महंगाई। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसे समझाने के लिए डोसा इकोनॉमिक्स का बेहतरीन उदाहरण दिया था। मान लीजिए अमित को बैंक से अपनी सेविंग्स पर 10% का ब्याज मिलता है, वो बहुत खुश है। लेकिन क्या हो अगर उसी साल देश में महंगाई 12% बढ़ जाए? अब अमित अपना फेवरेट डोसा भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके दाम 12% बढ़ चुके हैं। 10% ब्याज कमाने के बावजूद 12% महंगाई की वजह से उसकी असली परचेजिंग पावर घट गई। कागज पर भले ही पैसा बढ़ा हो, पर असल में वो नेट लॉस में चला गया। और इस पूरे शो को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन करें तो एक बहुत साफ तस्वीर दिखती है। डायरेक्ट टैक्स काफी प्रोग्रेसिव है, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा देगा, लेकिन देश की सिर्फ 2 से 3% आबादी ही इसे भरती है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई अरबपति 50 रुपए का नमकीन का पैकेट खरीदता है और एक दिहाड़ी मजदूर भी वही पैकेट खरीदता है, तो दोनों ने सरकार को बिल्कुल बराबर टैक्स भरा। साफ है कि इनडायरेक्ट टैक्स का यह स्ट्रक्चर कम आमदनी वाले लोगों पर कहीं ज्यादा भारी बोझ डालता है। ये हमें लाता है सेक्शन 5 पर, व्यापार, वेतन और संपत्ति की ग्लोबल सच्चाई। आइए अब लेबर मार्केट की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं कि आखिर वेल्थ जनरेशन असल में काम कैसे करता है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मान लीजिए अमित दिन में 10 घंटे जी तोड़ मेहनत करके 50,000 कमाता है, लेकिन उसी कंपनी का सीईओ सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करके अमित से 300 गुना ज्यादा पैसे घर ले जाता है। क्या वो 300 गुना ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि कैपिटलिज्म आपकी मेहनत का पैसा नहीं देता। किसी की भी सैलरी इस बात पर तय होती है कि उसे रिप्लेस करना कितना आसान है। अमित की तरह काम करने वाले मार्केट में बहुत हैं, सप्लाई हाई है, लेकिन एक ग्लोबल सीईओ को रिप्लेस करना बेहद मुश्किल है। उसकी सप्लाई बहुत कम है। सारा खेल बस इस एक शब्द का है, रिप्लेसमेंट। तो फिर एक आम इंसान महंगाई नाम के उस साइलेंट चोर से बचने और संपत्ति बनाने के लिए क्या कर सकता है? जवाब है निवेश। यहां कुछ आम विकल्प देखे जा सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, जहां सीधे किसी कंपनी का हिस्सा खरीदा जाता है, बॉन्ड्स, जो सरकारों या कंपनियों को दिया गया एक सेफ फिक्स टर्म लोन है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स और क्रिप्टो भी हैं, जो बहुत ही हाई रिस्क बेट्स माने जाते हैं। फाइनेंस की दुनिया का सबसे बुनियादी और अटल नियम बस एक ही है, जहां रिटर्न कमाने की उम्मीद ज्यादा होगी, वहां पैसा डूबने का रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 6, सिस्टम और मनोविज्ञान, यानी इसका मानवीय पहलू। दुनिया भर में ये सारे आर्थिक नियम आखिर किन बड़े मॉडल्स पर काम करते हैं? मुख्य रूप से दुनिया 3 मॉडल्स में बंटी है। पहला है कैपिटलिज्म, जो इनोवेशन तो खूब लाता है, पर साथ ही मोनोपोली का खतरा भी पैदा करता है। दूसरा है सोशलिज्म, जो समानता की बात करता है, लेकिन पर्सनल प्रॉफिट का इंसेंटिव न होने की वजह से लोग मेहनत करना ही बंद कर देते हैं। इतिहास में यूएसएसआर का फेलियर इसका बड़ा उदाहरण है। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां प्राइवेट कंपनियां और सरकारी वेलफेयर योजनाएं दोनों एक साथ मिलकर चलती हैं। और यह स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से एक बात समझाती है कि इंसान हमेशा किसी मशीन की तरह लॉजिकल नहीं होता। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमें एक अलग ही आईना दिखाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों ने पॉवर्टी ट्रैप के बारे में बताया है। उनका कहना है कि गरीब लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब इंसान के दिमाग पर सिर्फ आज जिंदा बचने का बायोलॉजिकल स्ट्रेस हावी होता है, तो वो भविष्य के 5 साल बाद वाले किसी इमेजिनरी प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं सकता।
वो आज की तुरंत जरूरत और छोटी सी खुशी को ही चुनता है। और ऐसा नहीं ले कि सिर्फ गरीब ही ये रैशनल होते हैं, हम सब बायस्ड हैं। हम अक्सर हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग का शिकार होते हैं। मतलब कल मिलने वाले 50,000 रुपए से ज्यादा हमें आज मिलने वाले 5,000 रुपए अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह एक और चीज है लॉस अवर्जन, जहां हमें पैसे मिलने की जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा दुख पैसे खोने का होता है। आज की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इंसानों के इन्हीं मनोवैज्ञानिक झुकावों का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाती हैं। तो अर्थशास्त्र सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबर्स नहीं है, ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल दिमाग में आता है। ये सब जानने के बाद क्या कोई इंसान सच में अपने आर्थिक विकल्पों को खुद कंट्रोल कर रहा है, या फिर उसकी साइकोलॉजी, उसके बायस और अर्थशास्त्र का ये विशाल अदृश्य मैट्रिक्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगर इस विश्लेषण से इस छिपे हुए मैट्रिक्स की सच्चाई को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस विषय पर अपनी खोज और लर्निंग को यूं ही जारी रखा जा सकता है। इस पूरी चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।